तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जिसने पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में तहलका मचा दिया था, रिच डैड पुअर डैड। एक ऐसी किताब जो जितनी सफल है उतनी ही विवादास्पद भी। 1997 में जब ये किताब आई तो ये रातों रात एक सेंसेशन बन गई। सोचिए, 6 साल से भी ज्यादा समय तक न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलर लिस्ट पर राज किया इसने, और दुनिया भर में इसकी 4 करोड़ से ज्यादा कॉपियां बिकी हैं। मतलब इतिहास की सबसे ज्यादा बिकने वाली पर्सनल फाइनेंस किताबों में से एक है ये। लेकिन रिच डैड पुअर डैड शायद अब तक की सबसे कंट्रोवर्शियल पर्सनल फाइनेंस किताब भी है। कई बड़े बड़े फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने इसकी जमकर आलोचना की है। उनका कहना है कि इसमें फैक्ट्स गलत हैं, सलाह बहुत ऊपरी है और ये सब एक जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। तो सवाल यहीं उठता है कि दुनिया की सबसे मशहूर फाइनेंशियल किताब दुनिया की सबसे विवादित किताब भी कैसे हो सकती है? ये एक बड़ी मजेदार पहेली है और आज के इस विश्लेषण में हम इसी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। इस पूरे विवाद को समझने के लिए सबसे पहले हमें इस किताब की फिलॉसफी, इसकी जो मूल सोच है, उसे समझना होगा, जिसे एक कहानी की तरह बताया गया है। किताब के सारे सबक रिच डैड की सलाह के तौर पर दिए गए हैं। ये रिच डैड कौन है? लेखक के दोस्त के पिता, जो एक अमीर बिजनेसमैन है। और ये रिच डैड लेखक के अपने पिता पुअर डैड से बिल्कुल उल्टे हैं, जो कि पढ़े लिखे सरकारी मुलाजिम होने के बाद भी पैसों के लिए हमेशा परेशान रहते हैं। अब इस किताब का जो सबसे मशहूर या कहूँ सबसे कंट्रोवर्शियल आइडिया है, वो है एसेट और लायबिलिटी की परिभाषा को पूरी तरह से पलट देना। कियोसाकी कहते हैं, सीधी सी बात है, एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले और लायबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा निकाले। अब इस हिसाब से सोचिए, हमारा प्यारा सा घर, जिसे हम सब अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं, वो असल में एक लायबिलिटी बन जाता है। क्यों? क्योंकि हर महीने वो हमारी जेब से पैसा निकालता है। मेंटेनेंस, लोन, टैक्स, है ना चौंकाने वाली बात। फिर कियोसाकी एक और कॉन्सेप्ट लाते हैं, कैश फ्लो क्वाड्रेंट। ये एक फ्रेमवर्क है जो लोगों को उनकी कमाई के सोर्स के हिसाब से 4 हिस्सों में बांटता है। ई यानी एम्प्लॉय, एस यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, बी यानी बिजनेस ओनर और आई यानी इन्वेस्टर। कियोसाकी का तर्क है कि असली दौलत का रास्ता है क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड से, मतलब ई और एस से निकलकर राइट साइड में यानी बी और आई में जाना, जहां आप कम टैक्स देते हैं और आपका पैसा आपके लिए काम करता है। लेकिन ये आइडियाज जितने पॉपुलर हुए, उतनी ही तीखी आलोचनाओं का पहाड़ भी इस किताब पर टूटा। तो चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। और ये स्लाइड उन सारी शिकायतों की एक बढ़िया समरी है। मतलब कहानी असली है या नकली, इस सवाल से लेकर किताब का विवादास्पद बिजनेस मॉडल्स के साथ कनेक्शन तक सब कुछ सवालों के घेरे में है। तो ये हमें इस बहस के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है, क्या ये किताब एक खतरनाक मार्केटिंग चाल है या फिर ये सच में पैसे को लेकर किसी की सोच बदलने वाला एक कीमती टूल है? जो लोग इस किताब को पसंद करते हैं, उनका कहना है कि इसकी असली कीमत इसकी किसी खास सलाह में नहीं है, बल्कि इसकी असली ताकत है लोगों को एक नई दिशा दिखाने और उन्हें मोटिवेट करने में। वो इसे एक गेटवे ड्रग की तरह देखते हैं, मतलब एक ऐसी चीज जो लोगों को पैसे की कमी और डर वाली सोच से बाहर निकालकर एक ज्यादा एक्टिव और संभावनाओं से भरी फाइनेंशियल जिंदगी की तरफ ले जाती है। शायद कियोसाकी की फिलॉसफी को उनके हाल के एक चौंकाने वाले कबूलनामे से बेहतर कोई और चीज नहीं समझा सकती। वो खुलेआम दावा करते हैं कि वो सोना और रियल एस्टेट जैसी संपत्ति खरीदने के लिए कर्ज का इस्तेमाल करते हैं, एक हथियार की तरह। अब देखिए, यहीं पर असली बात छिपी है। उनके जो फैंस हैं, उनके लिए ये एकदम जीनियस तरीका है, लेकिन जो आलोचक हैं वो कहते हैं कि ये तो बहुत ही खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना सलाह है। तो इतने सारे विवाद के बाद सवाल ये उठता है कि अगर किसी को प्रैक्टिकल, सीधी और साफ सुथरी फाइनेंशियल सलाह चाहिए तो वो कहाँ जाएं? और मजे की बात यह है कि कई रिव्यूज और ऑनलाइन फोरम्स पर कुछ किताबों का नाम बार बार अगले जरूरी कदम के तौर पर सामने आता है। इन किताबों की लगातार तारीफ होती है। क्यों? क्योंकि ये वो साफ और प्रैक्टिकल रोड मैप देती हैं जिसके बारे में क्रिटिक्स का कहना है कि रिच डैड पुअर डैड में उसी की कमी है। और आखिर में रिच डैड पुअर डैड की पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि असल में किसी भी फाइनेंशियल सलाह को कीमती क्या चीज बनाती है, मोटिवेशन या फिर एक्शन लेने के लिए दिए गए साफ निर्देश।